हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 यानी बल तथा गति के नियम, इस चैप्टर के ऊपर। इससे पहले की क्लासेस में स्टूडेंट्स हम बल को समझ चुके हैं, फोर्स को समझ चुके हैं। फोर्स क्या होता है, किस प्रकार से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, क्या क्या इसके प्रभाव होते हैं, क्या संतुलित बल होता है और क्या असंतुलित बल होता है, घर्षण कैसे किसी वस्तु में जब बल लगाया जाता है तो घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने बात करी थी, गति के प्रथम नियम को समझना शुरू किया था और उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग जो कि गैलीलियो का प्रयोग, इसको हमने समझा था। इसमें हमने ये देखा था कि यदि दो आनत समान आनत तल को एक दूसरे के सामने रखा जाए, है ना, आनत मतलब ढलान वाले तल, और एक कांच की गोली को इस तल से लुढ़काया जाए, और जब दोनों समान तल हैं तो आप देखेंगे वो कांच की गोली एक तल से लुढ़क कर दूसरे तल पर भी उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगी जितनी ऊंचाई पर कि वो पहले तल से छोड़ी गई थी। यदि आपको याद आ रहा होगा तो हमने कुछ इस तरीके से इसको डायग्राम बनाया था। एक आनत तल ये हो गया और एक आनत तल ये हो गया, ठीक है। गोली यहाँ से गिरना शुरू करती है, दोनों समान ऊंचाई के, ठीक है। गोली यहाँ से लुढ़कना प्रारंभ करती है, यहाँ जाती है और उसके बाद यहाँ से चढ़ना शुरू करती है और ठीक इसी बिंदु तक चढ़ती है जिस ऊंचाई से इसको छोड़ा गया था। बात समझ में आई? जिस ऊंचाई से इसको छोड़ा गया था, ये गैलीलियो के प्रयोग में हमने देखा। उसके बाद वो क्या करते गए, इस ढलान को और लंबा करते गए, लंबा करते गए, लंबा करते गए। तो उन्होंने देखा हर बार ही जो है गोली भले ही ज्यादा दूरी तय कर रही है लेकिन उसी ऊंचाई तक पहुंच रही है जिस ऊंचाई से उसको छोड़ा गया था। लास्ट में इन्होंने क्या किया, लास्ट में इन्होंने इस ढलान को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया और इसको फ्लैट कर दिया, मतलब सीधा कर दिया इस रास्ते को, इस प्रकार से सीधा, ठीक है। तो जब ये रास्ता सीधा हो गया, उसके बाद जब इन्होंने ऊंचाई से इसको छोड़ा और फिर देखा तो गोली जो है इस रास्ते पर कंटिन्यूअसली लुढ़कती हुई चली गई, वो रुकी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको ये ऊंचाई प्राप्त करनी थी और इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए वो कंटिन्यूअसली इस सरफेस पर लुढ़कती रही। हम यहाँ पर ये मान रहे थे कि घर्षण रहित तल है, मतलब घर्षण बिल्कुल न्यूनतम है। घर्षण की जो कंडीशन है, घर्षण को हमने ओवरकम करने के लिए क्या करा है, हमने इसको चिकने सतह का यूज करा है, इस पर हमने कोई लुब्रिकेंट, कोई सपोज ऑयल का यूज करा है, और ये गोली को हमने कांच की गोली ली है ताकि वो आसानी से उसमें फिसल सके बिना घर्षण के। तो एट लास्ट हमने क्या देखा, जब घर्षण नहीं होता है, घर्षण रहित तल होता है, तो ये गोली लुढ़कना प्रारंभ करती है और जब ये सरफेस सीधा हो जाता है तो ये इस पर अंत तक, अनंत समय तक लुढ़कती रहती है, मतलब ये अब रुकेगी नहीं। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट आए। ये प्रयोग किसका था? ये प्रयोग मैंने बताया, ये प्रयोग था महान साइंटिस्ट गैलीलियो का। गैलीलियो के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर प्रयोग किया, वो थे न्यूटन, और उन्होंने इसे समझाया गति के प्रथम नियम के रूप में। गति का प्रथम नियम इसे कहते हैं, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें न्यूटन ने समझाया कि जब वस्तु गति कर रही है, जब वस्तु गति की अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है, तो वस्तु उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। किसी भी वस्तु की टेंडेंसी होती है, किसी भी वस्तु का गुण होता है कि वो जिस भी अवस्था में है, चाहे वो विराम की अवस्था में है, चाहे वो गतिमान अवस्था में है, गति की किसी भी अवस्था में। गति की दो अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में बात करी थी गति की अवस्था। गति की अवस्था में एक हम बोलेंगे कि वस्तु जो है रुकी हुई है, यानी विराम में है, विराम अवस्था, और दूसरी हम बोलेंगे कि गतिमान है, मतलब वो चल रही है। तो न्यूटन ने बताया कि जो वस्तु, कोई भी वस्तु, उसका ये गुण होता है, उसकी ये टेंडेंसी होती है, उसकी इच्छा होती है कि यदि वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहे, यदि वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहे, ठीक है। किसी भी वस्तु का गुण होता है कि वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहे,
गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहे। ये एक गुण हो गया। इस गुण को हम बोलते हैं जड़त्व का गुण। इस गुण को हम बोलते हैं जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण मतलब कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध वो करता है। मतलब कि गतिमान अवस्था से तुम उसको विरामावस्था में लाने चाहोगे तो वो उसका विरोध करेगा, क्योंकि वो गतिमान अवस्था में रहना चाहता है। तो न्यूटन ने समझाया कि यदि हमको किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करनी है, मतलब किसी वस्तु को विरामा अवस्था से गतिमान अवस्था में लाना है, ठीक है, तो हमको उसकी इच्छा के उल्टा कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि वस्तु की इच्छा तो क्या है? वस्तु की इच्छा है कि यदि वो विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में रहे, ठीक है। तो हमको उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मतलब कि हमको क्या करना है? हमको उसको गतिमान बनाना है, विरामा अवस्था को गतिमान बनाना है। उसके लिए हमें एक बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर बाहर से बल आरोपित करना पड़ेगा। सपोज आप सो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सोए रहें, घर वाले आपको उठाएं नहीं, तो क्या होगा? घर वालों को आपको उठाने के लिए, आपकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आप पर एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। या फिर वो आपको ये बोल सकते हैं कि अगर आपको खाना चाहिए, अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आपको उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाह्य बल लगा और आप विरामावस्था से फिर गतिमान अवस्था में आए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, बट इसको समझने के लिए हम क्या बोलेंगे कि कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था का परिवर्तन का विरोध करती है। यदि कोई वस्तु गतिमान है और मैं उसे विरामावस्था में लाना चाह रहा हूं तो वस्तु उसका पूरा पूरा विरोध करेगी। लेकिन फिर भी मुझे उसे विरामावस्था में लाना है, फिर भी मुझे उसकी अवस्था में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए मुझे बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। उस वस्तु पर बाह्य बल एक लगाना पड़ेगा। इतनी बात यदि समझ में आ गई है तो अब हम सीधे सीधे जो गति का प्रथम नियम है उसको लिखते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था का गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इतना आप सेंटेंस लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी। गति का प्रथम नियम को एक्सप्लेन करता है, कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ये वस्तु का गुण होता है। इस गुण को मैंने बताया था। इस गुण को हम जड़त्व का गुण कहते हैं। जड़त्व को हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। अभी हम फर्स्ट जो लॉ है इसका एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, या फिर इसको आप अब हम फुल एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो यदि बस लिखेंगे, यदि वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। या अथवा यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। रहेगी कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो।
ये हो गया गति का प्रथम नियम। इसे न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। अब इसके उदाहरण के ऊपर चर्चा हम करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई ना, सिंपल है। गति की अवस्था दो होती है, विराम अवस्था चाहे गतिमान अवस्था। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में चाहे गतिमान अवस्था में, वो उसी अवस्था में बने रहना चाहेगी। यदि हमको उसकी अवस्था में परिवर्तन करना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपने नोट कर दिया होगा, तो आपको इसके बाद लिखना है वस्तु के इस गुण को, कौन से गुण को, कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व का गुण कहते हैं। वस्तु के इस गुण को, ये सभी वस्तुओं में होता गुण, ठीक है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व का गुण कहते हैं, ठीक है। जड़त्व का गुण कहते हैं। और इसीलिए गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है कि गति के प्रथम नियम को, या फिर जड़त्व का नियम गति के कौन से नियम है, ठीक है। तो जड़त्व का नियम जो है गति का प्रथम नियम है। ओके, तो ये बात ध्यान रहेगी आपको कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ये गुण हर वस्तु में होता है। किसी वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का गुण है उस वस्तु में, ये प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। इसीलिए हम गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? प्रथम नियम समझ में आ गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे सपोज इसके दैनिक जीवन में क्या क्या अनुप्रयोग होंगे। देखिए, जो गति के तीनों नियम है ना, गति के तीनों नियम है, इनके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत बड़े लेवल पर, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल पर। मैंने आपको बताया फिजिक्स में आप जो भी चीज पढ़ेंगे उसको डेली लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे। तो जड़त्व का गुण क्या है? जैसे सपोज आप एक कार में जाते हैं या फिर आप एक बस में जाते हैं। सपोज आप बस में बैठे और बस अभी रुकी हुई है। आपने महसूस किया होगा जैसे ही बस चलती है, जैसे ही बस स्टार्ट करती है और चलना शुरू करती है, आप पर पीछे की तरफ धक्का लगता है। चाहे आप बस में बैठे चाहे किसी भी गाड़ी में बैठे, ये आपने महसूस किया होगा। ऐसा क्यों होता है? इसको समझते हैं गति के प्रथम नियम से। ये आप हैं, ये सपोज आप हैं, ठीक है, और ये है बस, बस के अंदर आप हैं। अभी बस रुकी हुई है, यानी विराम की अवस्था में है। आप भी कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में। दोनों के दोनों, बस भी रुकी हुई है, आप भी सीट पर अपनी बैठे हुए हैं चुपचाप। बस क्या हुई? स्टार्ट हुई और बस गति की अवस्था में आना शुरू हुई, मतलब गतिमान होना शुरू हुई, ठीक है। तो बस को चलाने के लिए तो बस पर बल लग रहा है ना, लेकिन आप तो विराम में बैठे हुए हैं, आप पर तो कोई बल नहीं लग रहा है। जैसे ही बस विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में जाने लगती है, आप क्या है? आप विराम की अवस्था में हैं और आपके अंदर क्या है? जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण क्या कहता है? आप विराम अवस्था में हैं तो आपका शरीर विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो आप विराम अवस्था में, लेकिन बस गतिमान हो गई। तो ये सपोज, इसको ऐसे समझिए, ये सपोज बस है, ये बस है और ये आप हैं, ठीक है। ये आप बैठे हुए हैं इसके अंदर, तो दोनों अभी विराम अवस्था में, ठीक है। अब बस स्टार्ट हुई, बस गति करना स्टार्ट करेगी, लेकिन आप विराम अवस्था में रहेंगे। बात समझ रहे हो? ये बस गति करना स्टार्ट करी लेकिन आप विराम अवस्था में। लेकिन क्या है, जैसे ही बस गति करना स्टार्ट करती है, आप बस के साथ संपर्क में होते हो, तो आपको क्या होता है? जैसे बस आगे की तरफ गति करती है तो आप पे क्या होता है? पीछे की तरफ धक्का लगता है ना। ये देखिए, जैसे बस आगे जा रही है तो आप पीछे की तरफ आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि जड़त्व के गुण के कारण।
तो जैसे ही बस आगे चलती है, आप पीछे की तरफ आते हैं, फिर बस के साथ आप बस की सीट के संपर्क में होते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, बस के साथ साथ आपका वेग भी बढ़ता जाता है और आप भी बस के साथ गति करने लग जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो आपके जो जड़त्व का गुण था उसने विरोध किया गति की अवस्था का, मतलब गतिमान होने का विरोध किया। फलस्वरूप क्या हुआ कि वस्तु आगे निकल गई, लेकिन आप अपनी जगह पर रह गए, तो आपको उसके फलस्वरूप पीछे की तरफ, जड़त्व की क्रिया के फलस्वरूप पीछे की तरफ धक्का महसूस हुआ, और फिर आप क्या हुए, सीट के साथ संपर्क में थे, बस के साथ संपर्क में थे, तो आप उसके साथ फिर गतिमान हो गए। इतनी बात समझ में आ गई कि आप जब आप बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है, तो आपको धक्का क्यों लगता है? आपको धक्का इसलिए लगता है क्योंकि आप विराम अवस्था में हैं और आप उसी अवस्था में बने रहना चाहता है आपका शरीर, लेकिन बस गतिमान हो गई है और आपका शरीर उस चीज का विरोध करता है, तो आप बस आगे चली जाती है, आप पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। इतनी बात समझ गए होंगे। अब बस गतिमान है और फिर उसके बाद क्या होती है, बस जब रुकती है, तो जब आपने देखा होगा जब बस पर ब्रेक लगते हैं तो आप पर आगे की तरफ धक्का लगता है। अब की बार आगे की तरफ धक्का लगा, अब इसको समझेंगे। अब बस क्या है, अभी बस के अंदर आप हो गए, अभी बस क्या है, गतिमान है, अभी बस चल रही है, तो आप भी गतिमान है, बस के अंदर आप भी बैठे हुए ना, तो आप भी बस के साथ साथ चल रहे हैं। आप बस ने क्या करे, ब्रेक लगाए और विराम की अवस्था में आना चाहिए, लेकिन फिर से आपका शरीर क्या है, गतिमान अवस्था में। फिर से जड़त्व के गुण के कारण आपका शरीर इस बात का विरोध करेगा कि मैं गतिमान से विराम अवस्था में क्यों आऊं, मैं अवस्था परिवर्तन क्यों करूं, मैं गतिमान ही बना रहना चाहूंगा। लेकिन बस तो विराम अवस्था में आ गई, तो क्या हुआ, ये देखिए, फिर से देखिए, ये आपकी बार आप बस में चल रहे हैं ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, ये बस चल रही है, आप भी चल रहे हैं, ठीक है। अब बस क्या हुई, यहाँ से बस चल रही, बस रुक गई, बस यहाँ पर आकर ब्रेक लग गई, लेकिन आप अभी भी गतिमान अवस्था में, समझ रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो, आप रुकना नहीं चाह रहे हो, आपका शरीर जो है जड़त्व का गुण के कारण वो गतिमान अवस्था में ही बना हुआ है। तो ये देखिए, बस आई, ये ब्रेक लगे, बस रुकी, लेकिन आप क्या है, चल रहे हैं, ये बस रुकी, आप चल रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको क्या होता है, आप आगे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। जब बस चलते चलते ब्रेक मारती है तो आपको आगे की तरफ धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि आप गतिमान अवस्था में, आप गतिमान अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं और आप इस बात का विरोध करते हैं कि बस जो है विराम अवस्था में आ रही है। आपका शरीर जड़त्व के गुण के कारण इस बात का विरोध करता है, तो आप पर क्या होता है, आगे की तरफ धक्का लगता है। इस चीज से बचने के लिए स्टूडेंट्स, गाड़ियों में आपने देखा होगा सीट बेल्ट लगी होती है, आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्या होगा, जब गाड़ी जो है ज्यादा तेज स्पीड से चल रही होगी, और ब्रेक लगेंगे अचानक से, तो आप पर ज्यादा जोर से धक्का लगेगा। आप पर इतनी जोर से धक्का लग सकता है कि आप उछल करके गाड़ी के आगे के पार्ट में, यानी विंडो जो होती है उस पार्ट में जाकर के टकरा सकते हैं और आप पर चोट लग सकती है। तो सीट बेल्ट होती है, सीट बेल्ट क्या काम करती है, सीट बेल्ट आप पर धक्का लगने की जो स्पीड है उसको कम करती है। तो आप स्लोली आगे जाते हैं और फिर कंट्रोल करके वापस अपनी सीट पर आ जाते हैं। सीट बेल्ट इस काम को करती है। तो ये काम ने तो होना ही होना है, लेकिन सीट बेल्ट अगर आप पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, ताकि जब ज्यादा स्पीड से गाड़ी चल रही है, ज्यादा स्पीड में ब्रेक लग रहा है, तो आप पर बल भी उतना ज्यादा ही लगेगा, आप ज्यादा बल से गाड़ी के आगे डैशबोर्ड पे जाकर के लग सकता है आपका कोई शरीर का पार्ट और आपको चोट लग सकती है। तो सीट बेल्ट क्या होती है, हमें उससे बचाती है, हमें आगे गिरने से बचाती है। देखते हो ना आप, गाड़ी में सीट बेल्ट होती है, जब हम बांधते हैं तो जब धक्का लगता है आगे, तो हम ज्यादा आगे नहीं जा पाते, थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर वापस पीछे आ जाते हैं। ये हो गई। अब इसके अलावा भी आपने इसका यूज देखा, गाड़ी में, अभी सिर्फ हम गाड़ी में ही बात कर रहे हैं। अब गाड़ी क्या होती है, सपोज कई जो मोड़ वाले रास्ते होते हैं, मोड़ वाले रास्तों पर गाड़ी जाती है। तो सपोज आपने देखा होगा जब गाड़ी ऐसे अंदर की तरफ मुड़ती है, सपोज ऐसे गाड़ी मुड़ रही है, ऐसे गाड़ी चलती है और ऐसे मुड़ती है, मतलब ऐसे अंदर की तरफ गाड़ी मुड़ी, तो आप बाहर की तरफ, आप पर धक्का लगता है। गाड़ी अगर ऐसे बाहर की तरफ जाती है, ऐसे बाहर की तरफ, तो आप पर अंदर की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। तो दोनों अवस्थाओं में क्या हो रहा है, दोनों अवस्थाओं में आप गाड़ी के साथ गतिमान है, गाड़ी जिस दिशा में जा रही है, आपका शरीर अभी भी उसी दिशा में है जिस दिशा में गाड़ी चल रही थी, लेकिन गाड़ी ने क्या कर दिया, अपना दिशा परिवर्तन कर दिया। आपकी जो है गति की अवस्था, गतिमान अवस्था अभी भी वही है। फलस्वरूप आपको क्या लगता है कि जिस तरफ गाड़ी जा रही है आप उसके अपोजिट साइड मुड़ते हैं, और ऐसा ही होगा जब गाड़ी इधर मुड़ेगी तो आपको इधर की तरफ धक्का लगेगा। गति के प्रथम नियम के अनुप्रयोग हैं, इन सब को आप डेली लाइफ में महसूस कर सकते हो और उनको आप जोड़ सकते हो गति के प्रथम नियम से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा
इसके अलावा आप काफी सारे क्रियाकलाप खुद से कर सकते हो, जैसे कि गति के प्रथम नियम पर आधारित है। ये एक सिंपल सा अनुप्रयोग, आपने एक ग्लास लेना है, इस ग्लास के ऊपर आपने रखना है एक ताश के पत्ते को, ठीक है। इस प्रकार से ताश के पत्ते को आपको रखना है, ठीक है। ऐसे ग्लास लेंगे आप, ग्लास के ऊपर ताश के पत्ते को रखना है और उसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का रखना है या कोई सिक्का रखना है। अब आप क्या करेंगे, ताश के पत्ते को जब एकदम से इधर से एकदम से इतनी स्पीड से हटाएंगे, बहुत तेजी के साथ हटाएंगे, यदि आप इसको इधर से मारेंगे तो ताश का पत्ता उधर की साइड गिरेगा। लेकिन ये जो कॉइन है, ये जो सिक्का है, ये क्या है, जड़त्व का इसमें गुण है। ये क्या है, वह भी विरामावस्था में है। ताश का पत्ता जब गतिमान अवस्था में होगा तब भी ये विरामावस्था में, आपको इसको बहुत तेजी के साथ करना है, ताश के पत्ते को बहुत तेजी के साथ हटाना है। जब आप तेजी के साथ हटाएंगे तो ये ताश का पत्ता तो गतिमान अवस्था में ग्लास के ऊपर से हट जाएगा, लेकिन ये सिक्का जो है हवा में रह जाएगा, मतलब कुछ सेकंड के लिए, बहुत कम सेकंड के लिए हवा में रह जाएगा। तो फलस्वरूप क्या होगा, ये सिक्का जो होगा ग्लास के अंदर गिर जाएगा। आपने टीवी पर देखा होगा इस टाइप का एक्सपेरिमेंट, आप इसको कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है। फिलहाल मैं इसको इतना ही डिफाइन कर सकता हूँ, ये एक्टिविटी है आपको करनी है, जब आप करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स जड़त्व के नियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। जड़त्व के नियम से रिलेटेड एक और, जब आप कैरम खेलते हैं तो कैरम पर जब आप गोलियों का जब हीप लगा देते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक गोली लगाते हैं और आप स्ट्राइकर से बहुत जोर से सबसे लास्ट वाली गोली के ऊपर मारेंगे, सबसे लास्ट वाली गोटी के ऊपर मारेंगे, ऐसे रहते हैं गोटियां ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस प्रकार से कैरम में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ स्ट्राइकर रखेंगे, स्ट्राइकर पर बहुत तेजी से सबसे नीचे वाली गोटी के ऊपर मारेंगे, है ना, स्ट्राइक करेंगे तो सिर्फ ये गोटी बाहर आएगी और ये सारी गोटियां नीचे आ जाएगी। ये भी जड़त्व का नियम है। कैसे, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में है, विराम की अवस्था में, तो ये अपनी अवस्था वैसे ही बनाए रखेंगी और ये गतिमान अवस्था में बहुत तेजी से के साथ परिवर्तन होने के कारण ये बाहर आ जाएगा और ये अपनी विराम की अवस्था में उसी जगह पर नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जड़त्व के नियम के आपने काफी सारे एग्जाम्पल सीख लिए, काफी सारे इंटरप्रिटेशन सीख लिए कि डेली लाइफ में हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं एक आपको रिलेशन बताता हूं जड़त्व और द्रव्यमान के बीच में। जड़त्व और द्रव्यमान के बीच में क्या रिलेशन है? जड़त्व और द्रव्यमान के बीच में सीधा सीधा रिलेशन ये है स्टूडेंट्स कि सपोज एक फुटबॉल है और इतने ही आकार का एक पत्थर है, जितनी बड़ी ये फुटबॉल है उतना ही बड़ा ये पत्थर है। जब आप फुटबॉल पर किक मारोगे, तो फुटबॉल तो आसानी से दूसरी जगह चली जाएगी, है ना। लेकिन जब आप पत्थर पर किक मारोगे तो हो सकता है आपके पैर पर चोट लग जाए। इसको करना मत, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। ऐसे ही सपोज आप एक गाड़ी को, एक कार को चलाने के लिए आपको स्टार्ट करने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक ट्रेन को चलाने के लिए आपको ज्यादा ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स जड़त्व और द्रव्यमान से रिलेटेड हैं, क्योंकि जड़त्व और द्रव्यमान के बीच में सीधा सीधा संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है, क्या जड़त्व और द्रव्यमान एक ही बात है, ठीक है। इन सारी चीजों को, इंटरेस्टिंग बातों को हम अपने अगली क्लास में देखेंगे। आज का समय समाप्त होता है। अगली क्लास में हम जड़त्व के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, जड़त्व के नियम को आप और एक्सप्लेन और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जब आप इसको अपने तरफ से इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसको रिवाइज आप कर सकते हैं डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जा करके। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।